वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक्स एंड कमेंट्स कर दो। एपिसोड 6 किंग ऑफ माफिया के बेटे। कपूर मेंशन। रात का वक्त 8 बजे। राजवीर का स्टडी रूम। जहां राजवीर अपने ऑफिस से रिलेटेड फाइल चेक कर रहा था, तभी उस स्टडी रूम कोई डोर नॉक करता है, जिसे सुन राजवीर अपनी फाइल्स चेक करते हुए कमिंग बोलता है। तभी उस रूम में कोई एंटर करता है, जिसे महसूस कर राजवीर अपनी फाइल से नजर हटा सामने देखता है तो पाता उसके सामने कबीर खड़ा था, जो इस वक्त ब्लैक प्योर कॉटन की नाइट सूट में था, जो उसे एलिगेंट लुक दे रहा था। कबीर को देख राजवीर अपनी फाइल से नजर हटा अपने बेटे को अपने एक्सप्रेशन ने चेहरे के साथ देखने लगता है। वो जानता था उसका बेटा क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वह अपने चेहरे पर बिना भाव लाए अपने बेटे को देखने लगता है। कबीर भी अपने चेहरे पर कोई इमोशनल ना ला अपने डेड से बोलता है, डैड आई कांट गो मिलिट्री बेस। जिसे सुन राजवीर अपनी एक एवरो ऊपर की ओर उठा कबीर को देखता है, लेकिन कबीर वैसे ही अपनी डैड के सामने बिना डर के खड़ा रहता है। तभी राजवीर की सर्द आवाज आती है, तुम बिना किसी रीजन की मिलिट्री बेस कैसे छोड़ सकते हो? डैड, मैंने यह नहीं कहा कि मैं ट्रेनिंग पूरी नहीं करूंगा, लेकिन बट मैं मिलिट्री बेस जाकर यह ट्रेनिंग नहीं करूंगा, मैं इसे घर से कंटिन्यू करूंगा। तभी राजवीर बोला, तुम्हारा ये सब करने का रीजन क्या है? राजवीर जानता था उसका बेटा ये सब क्यों कर रहा, लेकिन उसके मुंह से सुनना चाहता था। तभी कबीर बिना भाव के बोला, प्रिंसेस। जिसे सुनने के बाद राजवीर अपने चेहरे पर कोई भाव ना ला अपने उसी सर्द आवाज में बोला, तुम भूल नहीं सकते तुम कौन हो। तुम किंग ऑफ माफिया के बेटे हो, जिसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना होगा। तुम किसी भी रीजन से अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते, क्योंकि मेरे बाद तुम्हें इस गद्दी पर बैठना है। डेड, मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी भी पीछे नहीं हटने वाला। मैं उन सभी चीजों को करूंगा जिससे मैं इस कुर्सी के लिए खुद हकदार बन सकूं। उन दोनों को बात करता सुन ऐसा नहीं लग रहा था कोई बाप बेटा बात कर रहा हो, ऐसे लग रहा था दो कोई बड़े लोग बात कर रहे हो। कबीर को जो कहना था वो के स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। वही राजवीर अपने बेटे को जाता देख अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए देख रहा था। कबीर स्टडी रूम से बाहर आ कॉरिडोर से हो रेलिंग के पास जा खड़ा होता है। अपने दोनों हाथ से रेलिंग को पकड़ नीचे देखता, जहां ग्राउंड फ्लोर के हॉल में सुहाना अपनी बेटी को लिए बैठी थी। उसी के साथ पायल बैक बात करी थी। सुहाना को डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से 29 दिन हो गए थे। इस वक्त कबीर थर्ड फ्लोर पर खड़ा था। उसकी नजरें सुहाना के गोद में जाती, जिसमें बेबी पिंक कलर की कॉटन की फ्रॉक पहनी हुई छोटी सी बच्ची सुहाना की गोद में खेल रही थी। कबीर की नजरें बस एकटक उस बच्ची पर थी। इस वक्त कबीर की नजरों में कुछ अलग था। तभी उस बच्ची की में नजरें कबीर पर चली जाती है। वो भी कबीर को देख हंसते हुए अपने हाथ ऊपर की ओर कर मारने लगती है, जिसे देख कबीर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। आई डोंट नो प्रिंसेस व्हाट इज दिस फीलिंग, बट आई वॉन्ट टू क्लोज विद यू। इतना कह कबीर अपनी नजरें अपनी प्रिंसेस से हटा रेलिंग से दूर हो अपने कदम लिफ्ट की ओर बढ़ा देता है। कबीर का रूम सेकंड फ्लोर पर था। नेक्स्ट डे रात का वक्त 7 बजे सिंघानिया मेंशन में अलग ही हलचल मची हुई थी, क्योंकि वंश सिंघानिया ने अपनी बेटी की होने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। साथ ही पंडित जी ने 1 महीने बाद का ही नामकरण का मुहूर्त दिया था। वही पार्टी इंडिया के मशहूर बिजनेसमैन और बड़े बड़े घर के लोग ने शिरकत की थी। आज पूरी 1 महीने हो गए थे वंश की बेटी आयशा सिंघानिया को इस दुनिया में आए हुए। जी हाँ, वंशिका बेटी का नामकरण और उसकी सारी पूजा और विधि सब कुछ हो चुकी थी। वंश अब पार्टी में सबको अटेंड कर रहा था। अपनी बीवी और बेटी के साथ आयशा पलने में व्हाइट कलर के प्रिंसेस फ्रॉक में तैयार हो लेटी हुई खेल रही थी। वही उसके सामने वंश और सुहाना खड़े थे और सबसे हंस हंस के बातें कर रहे थे। सभी आयशा से मिल खुशी से तोहफे दे जा रहे थे। वंश की खुशी से कई लोग खुश थे। उसके बिजनेस राइवल कई लोग को जलन भी हो रही थी, जो वंश की खुशी से जल रहे थे। उनमें से एक धनराज सिंघानिया था, जो वंश का बड़ा भाई था। धनराज सिंघानिया वंश के पास जा पालने में उसकी बेटी को देख एक गिफ्ट वंश को पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी बीवी की तरह। फिर सुहाना को ऊपर से नीचे तक घूर के देखने लगा, जो इस वक्त वो येलो और डार्क ग्रीन की कॉम्बो की बनारसी साड़ी पहनी हुई। आज सुहाना ने पूरा इंडिया लुक कैरी किया हुआ था। उसने अपने माथे पर लाल सिंदूर, गले में वी नाम का मंगलसूत्र, हाथों में डायमंड की बैंगल्स और ग्रीन चूड़ियां, होठों पर लाल लिपस्टिक, आंखों में काला काजल और माथे पर लाल रंग की छोटी सी बिंदी। उसने अपने काले लंबे बाल जिसकी कमर तक आ गए थे उसे खुला छोड़ा हुआ था, जिसमें सुहाना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वंश गुस्से से अपने भाई धनराज को घूरते हुए सुहाना के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे अपने करीब कर बोला, थैंक्स टू भैया, कम्प्लीमेंट। आखिर बेटी और बीवी किसकी है? जिसे सुन धनराज गुस्से से झूठी मुस्कान दे वहां से चला जाता है।
वही वंश धनराज को अभी भी घूर के देख रहा था, तभी उसे सुहाने की आवाज आती है। तुमने इस बदतमीज इंसान को क्यों बुलाया? जिसे सुन वंश कुछ बोलने वाला होता है, तभी वहां पर पायल आ जाती है। पायल ने आज रेड कलर की नेट की हल्के वर्क की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह कहर डाल रही थी। उसने अपने होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक, आंखों में काला काजल, कानों में डायमंड के झुमके और उसने अपने बाल खुला छोड़े थे जो उसके कमर तक आ रहे थे। हर कोई की नजरें ना चाहते हुए भी पायल पर चली जा रही थी, लेकिन सबके दिल में राजवीर का खौफ भी था, जिस वजह से सब अपनी नजर उसे हटा ले रहे थे। तभी वंश अपने भाई धनराज को इग्नोर कर सुहाना का ध्यान भटकाने के लिए पायल को अपने सामने देख पायल के मजे लेते हुए बोला, अरे तुम्हारा वह डेविल हस्बैंड कहाँ है जो तुमसे 24 घंटे चिपके रहता है? जिसे सुन पायल अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए वंश को बोलती है, इससे तुम्हें क्या? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो तुम्हें ऐसे पार्टियों में कभी अकेला नहीं छोड़ता, किसी बच्चे की तरह, जैसे अगर तुम्हें छोड़ देगा तो कोई तुम्हें खा जाएगा या तुम खो जाओगी। जिससे सुन पायल का मुंह बन जाता है। वो वही जानती थी वो कैसे राजवीर से बचते हुए आई है। तभी वह वंश को घुरते हुए देख बोलती है, तुम्हारा क्या है? तुमने भी तो अपनी बीवी को जकड़ा हुआ है, जैसे कि वह कहीं भाग जाएगी। उसकी नजरें वंश के हाथों पर थी, जो सुहाना के कमर को जकड़े हुए अपने करीब कर खड़ा था। जिसे सुन वंश अपनी पकड़ सुहाना पर और मजबूत कर बोलो, तो यह मेरी बीवी है। वही पार्टी की दूसरी साइड दो जोड़ी आंखें वंश पायल घूरे जा रही थी। वो और कोई नहीं, कबीर और राजवीर थे। राजवीर ने आज ब्लैक कलर का टक्सीडो सूट पहना था जो उसकी पर्सनैलिटी पे फब रहा था, जिसमें वो काफी ज्यादा हॉट लग रहा था। काफी लड़कियों की नजरें राजवीर पर थी, लेकिन उन्हें पता था वो उनका नहीं हो सकता था। तभी राजवीर को कबीर की आवाज आती है, Why bloody dirty hand touch my princess? कबीर ने भी आज सेम राजवीर के जैसा ब्लैक छोटा टक्सीडो सूट पहना था, अपने साइज का, जिसमें वह काफी ज्यादा देसी लग रहा था। वह बिल्कुल राजवीर का कार्बन कॉपी लग रहा था, बस वह राजवीर से छोटा नजर आ रहा था। इस वक्त कबीर के चेहरे के भाव सर्द थे। उसकी नजरें हॉल के बीचों बीच उस पालने पे थी जहां वंश, सुहाना और पायल खड़ी थी, और सारे गेस्ट उनसे मिल, उनकी बेटी आयशा से मिल, कभी उसे टच करते, कभी उसे खिलाते, फिर गिफ्ट दे चले जाते। जिसे देख पता नहीं कबीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके चेहरे के भाव इस वक्त बिल्कुल सर्द थे। उसकी सर्द आंखें सिर्फ उन लोगों पर टिकी थी जो आयशा को टच कर रहे थे, जिसे देख कबीर की हाथों की मुट्ठी बंद हुई। कबीर को उन लोग के डर्टी हैंड जब उसकी प्रिंसेस को टच कर रहे थे, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसकी प्रिंसेस पर किसी की नजर भी पड़े, ही कोई उसके करीब भी आए। तभी कबीर बोला, वाई वंश सिंघानिया अरेंज दिस ब्लडी पार्टी? हम नॉर्मल तरीके से भी प्रिंसेस का नेम सेरेमनी सेलिब्रेट कर सकते थे। वही राजवीर अपने बेटे की बात सुन कुछ नहीं बोलता। वह बिना किसी को कुछ कहे अपने कदम पायल की ओर बढ़ा देता है। वही कबीर भी अपनी देव के साथ पायल की ओर चल देता है, क्योंकि वहीं पर पालने में उसकी प्रिंसेस भी थी। वही जो पीछे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो राजवीर से बात करना चाह रहे थे, राजवीर का ऐसे बात को बीच में छोड़ उन्हें जाता देखते बस रह गए, क्योंकि राजवीर के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता था। दोनों बाप बेटे को देखते हैं जो एक ही जैसे डेविल नजर आ रहे थे, जिसे देख साफ पता चल रहा था अगला बिजनेस वर्ल्ड में राज करने वाला कौन है। तभी पायल को अपने कमर पर किसी के मजबूत हाथ महसूस हुए, जिसे महसूस कर वो थोड़ा सिहर जाती है, लेकिन उसे वो टच पता था कि वह किसका है। तभी पायल को किसी की आवाज उसके कानों में सुनाई देती जो उसके बहुत करीब हो। बोल रहा था, डॉल आजकल तुम काफी डेयरिंग होते जा रहे हो, लगता है तुम मेरी पनिशमेंट भूलते जा रही हो। जिसे सुन पायल डर से सिहर जाती है। तभी वो हकलाते हुए बोलती है, वो मैं बोर हो रही थी, तुम अपने बोरिंग बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे थे, इसलिए मैं सुहाना से बात करने के लिए। वह इतना ही बोल पाई थी। उसे अपने कमर में बहुत दर्द महसूस होता है, क्योंकि राजवीर ने उससे कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे कमर को मसला था। आह वीर! तभी वंश की आवाज पायल और राजवीर को आती है, जो दोनों को घूर रहा था। ओ हमारी लैला और मजनू, जो भी रोमांस करना है अपने कमरे में जाकर करना, यह मेरी बेटी के लिए पार्टी चल रही है। जिसे सुन राजवीर अपनी पकड़ पायल पर वैसे ही रख वंश को घूर कर देखने लगता है, जिसे देख वंश अपनी बातीसी दिखा देता है। तभी वंश को किसी की ठंडी आवाज सुनाई देती, दिस कॉल बी ब्लडी शिट पार्टी। जिसे सुन वंश अपनी आंखें छोटी कर जहां से आवाज आई थी उस ओर देखने लगता है। वह कोई और नहीं कबीर था, जिसने ये बोला था। एपिसोड 7 रोमांटिक शावर। पार्टी खत्म हो चुकी थी। वंश और सुहाना का मास्टर बेडरूम रात के 12 बजे।
वंश अपने कमरे में टहलते हुए किसी पर गुस्सा निकाल रहा था। उस लड़के की इतनी हिम्मत, मेरी बेटी की पार्टी को उसने ब्लडी शिट पार्टी कहा। उन दोनों बाप बेटे को मेरी खुशियों से जलन होती है। इतना कह वह सुहाना को देखता है। वही सुहाना अपने पति को ड्रामा इग्नोर कर अपनी बेटी को फीड करा रही थी। सुहाना का ध्यान भले अपने हस्बैंड पर न हो, लेकिन उसकी बेटी का बार बार ध्यान पीने से ज्यादा अपने डेरा पर जा रहा था, जिसे देख सुहाना अपनी बेबी को हल्का डांट बोली, बेबी आप अपने ड्रामेबाज पापा को देखना बंद करो, दूध पियो जल्दी। जिसे सुन छोटी सी आयशा अपनी मम्मी को अपनी काली आंखों से टुकुर टुकुर देख हंसने लगती है। इस वक्त छोटी सी आयशा ने व्हाइट कलर का नाइट सूट पहना था जिसमें प्रिंसेस के प्रिंट बने हुए थे, जिसमें बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रही थी, जैसे वह अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिला रही हो, और अपनी मम्मी की बात मान फीड करने लगी। वही अपने लिए ड्रामेबाज सुन वंश तनतनाते हुए आता हुए सुहाना के पास आया और बोला, तुम मेरी बेटी से मेरे बारे में क्या बुराई कर रही हो? तुम्हें तो हमेशा वह लड़का ही सही लगता है, एक नंबर का चालाक है वह, जिसे सुहाना से घूर के देखने लगती है। वो एक बच्चा है, सुहाना ने वंश को घूरते हुए बोला, जिसे सुन वंश मुंह बनाते हुए बोला, वो बच्चा नहीं है, वह बहुत चला है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। वही छोटी सी आयशा का पेट भर चुका था, जिस वजह से वह गोद में सो गई, जिसे देख सुहाना अपने कपड़े के बटन लगा ठीक कर परी को अच्छे से सुलाते हुए वंश को बोली, तुम इसे देखते रहना, मैं कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। जिसे सुन वंश सुहाना को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आज सुहाना काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, उस येलो ग्रीन कोम्बो के बनारसी साड़ी और वो उसके खुले लंबे बाल जो कमर तक आ रहे थे। एक तो सुहाना जल्दी इंडियन कपड़े कैरी नहीं करती, इसलिए आज वंश सुहाना को साड़ी में देख पागल सा हुआ था। वो तो कब से इस मौके की तलाश में था कि सुहाना कब अकेले हो और वो उसे आज जी भर के प्यार करे। बेबी तुम्हें कपड़े चेंज करने क्या जरूरत है? तुम्हें पता है आज तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। जिसे सुन सुहाना वंश के इंटेंशन न समझते हुए उसे घूर के देख बोली, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है कि मैं इस भारी भरकम साड़ी में रात भर रहूं? मैंने ऐसा कब कहा? आज मैं खुद तुम्हारी साड़ी उतारने में तुम्हारी मदद करूंगा और साथ में थोड़ा रोमांस भी। जिससे सुन सुहाना की आंखें बड़ी हो जाती, वो घूर के वंश को देखने लगते। तभी वंश उसे बिना संभालने का मौका दे एक ही झटके में सुहाना को अपनी बाहों में उठा अपने कदम वॉशरूम की ओर बढ़ा देता है। वही सुहाना उसकी गोद में छटपटाते हुए अपने हाथ पैर मारते हुए बोली, वंश छोड़ो, मुझसे क्या कर रहे हो? सुहाना को पता था उसके साथ अब क्या होने वाला है। सुहाना चाहे कितनी भी बोल्ड हो, लेकिन इस मामले में वह हमेशा वंश के सामने हार जाती है। वह हमेशा इस मामले में शर्मीली और छुई मुई टाइप की लड़की बन जाती है, जिसका फायदा वंश हमेशा उठाते हैं। वही वॉशरूम के अंदर वंश सुहाना के पीछे खड़ा था, दोनों एक दूसरे को मिरर में देख रहे थे। वही सुहाना वंश की आंखों में नहीं देख पा रही थी, वो जानती थी वंश क्या चाहता है। उसके गाल हल्के लाल हो गए थे। वही वंश सुहाना के पीछे से उसके अपनी थुड़ी को सुहाना के चिन पर रख बोला, व्हाट हैपेंड बेबी? इतना कह अपने हाथ सुहाना के साड़ी के अंदर पेट पर ले जा उसके पेट को सेंसुअल टच कर सहलाने लगता है। लेकिन कुछ भी कह लो, जब मेरी बॉक्सर साहिबा शर्माती तो बात ही कुछ और है, क्योंकि उनका शर्माना बहुत ही कम हमें नजर आता है। इतना कह वंश उसके गुलाबी गालों को चूम लेता है। वंश धीरे धीरे कर सुहाना के जेवरात उसके बदन से अलग कर रहा था। उसके कानों के झुमके को उसके कानों से निकाल ये लोग चूम बाइट कर लेता है, जिसके दर्द से सुहाना अंदर तक सिहर जाती है। वंश उसके हाथ से डायमंड के बैंगल्स निकल उसके हाथों को चूमता है। आहना के हार उन जेवरात को उसके शरीर से अलग कर उस जगह को चूमता है। फिर अचानक से वंश सुहाना को फिर से अपनी बाहों में उठा लेता, जिससे सुहाना हड़बड़ा के अपने हाथ वंश की गर्दन में लपेटे लेती है। वही वंश के कदम शावर की ओर बढ़ चले थे। कुछ ही देर में वह लोग शावर के नीचे ले जाता है। सुहाना शर्म के मारे अपनी सर को वंश के सीने में छुपाए हुई थी, तभी उसे अपने ऊपर शावर का ठंडा पानी गिरता हुआ महसूस होता। वही वंश ने खुद और सुहाना पर शॉवर का ठंडा पानी चालू कर दिया था। वो संभाल के सुहाना को अपने गोद से आराम से उतारा था। वही उन दोनों पे शावर का ठंडा पानी गिरा था, जिसमें से दोनों के कपड़े चिपक गए थे। सुहाना शावर के पानी में और भी लुभावनी लग रहे थे। उसका वह गोरा चेहरा उस शावर पानी के बूंद हीरे की तरह चमक रही, उसके गुलाबी होठ उस पर पानी की बूंद और उसे रसीला दिखा रहे थे। तभी अचानक वंश सुहाने की थुड़ी को पकड़ उसके चेहरे को ऊपर उठा था। वो जरा देर न कर उसके लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर देता। वंश एक हाथ उसके सर को पीछे पकड़े हुए था और एक हाथ से उसके गीले शरीर को सहला रहा था। वही कितने महीने बाद वंश का साथ पा सहना भी उसका साथ देने लगती है। उसके दोनों हाथ वंश की पीठ पर चल रहे थे। वंश उसके शरीर पर अपने हाथ चलाते हुए उसके पल्लू का पिन निकल छोड़ देता, जिस वजह से सुहाना के कंधे पर साड़ी गिर फ्लो पर जा गिरती है।
वही वंश सुहाना को इस हाल में देख और पागल सा हो जाता है। अब वह सुहाना के होठों को छोड़ उसके कॉलरबोन से ले कंधों पर किस करने लगता है। कुछ ही देर में दोनों के शरीर से उनके कपड़े अलग हो चुके थे। वह दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर अब दोनों अपनी प्यार की दुनिया में थे। अब वॉशरूम से सिर्फ दो लोगों की मदहोशी भरी आहें भरने की आवाज आ रही थी। वही कपूर मैंशन में राजवीर अपने ठंडे भाव में बोलता है, डॉल तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि आज तुम मुझे प्यार करोगी। जिसे सुन पायल चौंक जाती है। क्या? एपिसोड 8 एक साल बाद आशु। कपूर मैंशन राजवीर का मास्टर बेडरूम। इस वक्त राजवीर के रूम का माहौल काफी शांत था। पायल राजवीर मस्कुलर चेस्ट में अपना सर रख के सो रही थी। इस वक्त दोनों के कपड़े की हालत खराब थी। राजवीर के ब्लैक शर्ट के पूरे बटन खुले हुए थे। उसके मस्कुलर चेस्ट और 8 एब्स पर पायल के रेड लिपस्टिक के निशान और उसके छोटे छोटे दांतों के बाइट के निशान थे। वही पायल की साड़ी का पल्लू उसके कंधे से नीचे गिर हुआ था, जिस वजह से उसकी क्लीवेज साफ दिख रही थी। वही पायल इसी हाल में राजवीर की पनिशमेंट राजवीर को प्यार करना वह पूरा न करते हुए नींद के आगोश में चली गई थी, जिसे देख राजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राजवीर उसी हाल में उसे अपने खुले सीने से लगाए उसके बाल से हिलाते हुए निहारता है। उसके कुछ बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे उसे कानों के पीछे करते हुए एकटक उसे देखते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक साल बाद कपूर मैंशन के बड़े से हॉल में एक बच्ची अपनी लड़खड़ाते कदमों से अपने एक हाथ टॉय पकड़े हुए, जिसने इस वक्त स्काई ब्लू कलर की नी लेंथ फ्रॉक पहनी हुई थी, बालों में छोटे छोटे क्लिप लगाए हुए थे। उसके गाल ज्यादा गोरे होने की वजह से हल्के हल्के गुलाबी नजर आ रहे थे। वो अपनी टिमटिमाती काली आंखों से किसी का पीछा कर रही थी। वह अपने लड़खड़ाते कदमों से उसके पास आने की कोशिश करते हुए तोतली जबान से बोली, आ ए आशु। तभी किसी लड़के की ठंडी आवाज आई, प्रिंसेस मैंने कहा ना यहाँ पर बैठो। इतना कह उसी फ्लो के रेड कारपेट पर खिलौनों के ढेर में बैठा बोला, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे लिए पोरज लेके। ये लड़का कोई और नहीं कबीर कपूर था, जो अब 11 साल था, जिसके चेहरे पर मैच्योरिटी और भी ज्यादा दिखने लगी थी। उसकी हाइट और भी ज्यादा लंबी हो गई थी, नॉर्मल बच्चों से अधिक। वही वो छोटी सी बच्ची और कोई नहीं आयशा सिंघानिया थी, जो अब 1 साल की हो गई थी। उसने अब लड़खड़ाते हुए चलना सीख लिया था। उसकी हाइट नॉर्मल बच्चों की तरह 1 साल के बच्चों की जितनी थी। वह गोलू मोलू सी थी, जिस वजह से उसके गोरे गाल हमेशा गुलाबी रहते थे। उसने अभी तक सिर्फ पापा और मम्मा और आशु ये 3 वर्ड ही बोलना सीखा था, वो भी लड़खड़ा आते हुए जुबान से। कबीर उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए नीचे बैठाने की कोशिश करता है, लेकिन आयशा अपने हाथ उठा कबीर के चेहरे को छूने की कोशिश करते हुए उसके गोद में जाने के लिए कर रही थी और बार बार आ कर रही थी। आज पायल और सुहाना शॉपिंग के सिलसिले से बाहर गई थी, जिस वजह से आयशा कबीर के पास थी। वही कबीर आयशा को अकेले ही संभाल रहा था बिना केयरटेकर के, क्योंकि उसे अपने आसपास लोग पसंद नहीं थे और उसे पसंद नहीं कि उसके अलावा कोई भी आयशा को टच करे, उसका ख्याल रखे। प्रिंसेस मैंने बोला ना तुम्हारे लिए मैं पोरज खाने के लिए ला रहा हूँ, तुम्हें भूख लगी थी ना। जिसे देख आयशा अपनी क्यूट सी मुंडी हिला अपने हाथ ऊपर की ओर करती है। सिट हियर एंड डोंट गो एनीवेयर। चुपचाप ये पर खेलों में आ रहा हूँ और किसी पास नहीं जाना और टच नहीं, ये इंस्ट्रक्शन देते हुए आयशा को वहाँ अच्छे से बिठा उठने को हुआ। वही आयशा उसकी गोद में आने के लिए कर रही थी और बार बार अबीर को हंसकर देख रही थी, जिस वजह से वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। जिसे देख कबीर उसके माथे पर किसकर उसे उसकी फेवरेट डॉल देते हुए उसका ध्यान भटका वहाँ से किचन की ओर चल देता है। कबीर के विला में सर्वेंट की कमी नहीं थी। वह एक इशारा करे सब एक पैर पर खड़े हो जाए, लेकिन कबीर को आयशा का काम करने में एक अलग सी फीलिंग आती थी। वो उसे नहीं पता क्या था और उससे पसंद नहीं कोई उसका काम कोई और करे। तभी कपूर मैंशन का डोरबेल बजता है, जिसे जा रमेश काका खोलते हैं। रमेश काका यहाँ 30 सालों से काम करते आए थे। तभी वो मैंशन का मैन डोर खोलते हैं। वहाँ पर होने 34 साल का लड़का दिखता है, जिसने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था। रामू काका उसे देख बोलते हैं, जी कहिए क्या काम था। जिसमें वह लड़का बोलता है, मुझे रवि सर ने भेजा है राजवीर सर से मिल, इस फाइल में साइन लेने को इम्पोर्टेंट है, इसे अभी साइन करा कर ले जाना है। तभी रामू काका उसे देख बोले, हाँ ठीक है, मैं बाबा से पूछकर तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ। इतना कह रामू काका अंदर चले जाते। वही आयशा जो अपनी डॉल से खेल रही थी, वह इस वक्त मेंशन के मेन हॉल में थी, जिस वजह से मेन डोर के खुले होने की वजह से उसका ध्यान उस ओर चला जाता है। तभी आयशा अपने टॉयज को और फेवरेट डॉल को वहीं छोड़ खड़े होने की कोशिश करती है और अपने कदम लड़खड़ाते हुए चेहरे पर क्यूट सी मुस्कान लिया मेंशन के मेन डोर की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। वही जो मेन डोर पे खड़ा शख्स, जिसका नाम विजय था,
उसका भी ध्यान अपने पास आ रही क्यूट सी डॉल जैसी दिखने वाली बच्ची पर चला जाता है। विजय भी मुस्कुराते हुए उस बच्ची को अपनी ओर आते हुए देखता है। वही आयशा खिलखिलाते हुए अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा रही थी, तभी उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वह अचानक से गिरने की होती है। तभी विजय जो मेन रोड पर खड़ा था वह भी दौड़ते हुए या आयशा को पकड़ता है। वही रामू काका टेलीकॉम से राजगीर से परमिशन जैसी विजय को राजवीर की स्टडी रूम की ले जाने को हुआ था। तभी उसकी नज़र विजय पर जाती है जो आयशा को अपनी गोद में लिए फ्लोर पे बैठ उसे चुप करा रहा था। वही आयशा गिरने के डर की वजह से रोना शुरू कर दिया था, जिसे देख विजय उसके गुलाबी गुलाबी गालों से उसकी मोती जैसे आंसुओं को पोंछते हुए, अरे क्यूट बेबी, कुछ नहीं हुआ, तुम देखो तुम्हें कहाँ चोट आई है, इतना कह वह उसके चबी गाल को खींच उसके गालों को सहलाने लगा। वह बहुत सॉफ्ट थी, रुई की तरह। वही रामू काका यह नज़ारा देख घबरा जाते हैं और अपने आसपास देखने लगते हैं। उन्हें कबीर कहीं नहीं दिखता। वह राहत की सांस ले जल्दी से उस ओर भागते हैं। उन्हें पता था उनका छोटा बाबा इस बच्ची के लिए कैसा व्यवहार करता था। वो बहुत ही पजेसिव था, जिस वजह से कोई भी नौकर उस बच्ची के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें कुछ बात याद आ जाती है, कैसे 4 महीने पहले किसी सर्वेंट में आयशा के पास जाने की कोशिश की थी। उसे टच किया था, जिसे देख कबीर ने उसे डरावनी सजा दी थी, जिस वजह से जब भी आयशा कपूर मेंशन में होती तो जितने भी सर्वेंट रहते वह उस जगह से दूरी बना अपना काम करते। लेकिन इस बारे में पायल को नहीं पता और न ही सुहाना और वंश को, सिर्फ इस बारे में राजवीर को पता था। जैसे ही रामू काका विजय के पास पहुंचे उसे आयशा से दूर करने के लिए, तभी किसी की रौबदार आवाज आती है, कीप योर डर्टी हैंड्स ऑफ माई प्रिंसेस। एपिसोड 9 गो आइडिया। अगली सुबह हॉस्पिटल में मोहब्बत इस वक्त डॉक्टर के केबिन में बैठी हुई थी और वो मालिनी के बारे में डॉक्टर से बात कर रही थी। डॉक्टर मोहब्बत को देखते हुए उससे बोले, मोहब्बत पेमेंट हो चुकी है, अगर तुम कही तो हम कल के कल ही सर्जरी को सेटअप कर सकते हैं। मोहब्बत कुछ पात्र रुककर बोली, और तो सर्जरी हो तो जाएगी पर सब कुछ सक्सेसफुल तो रहेगा ना, आई मीन कोई रिस्क तो नहीं है ना। डॉक्टर कुछ सोचते हुए बोले, मोहब्बत सर्जरी में रिस्क तो होता है पर हाँ ज्यादा रिस्क नहीं है। मालिनी का घाई स्टेज शुरू हुआ है, शुरू होते अगर सर्जरी हो जाए जो हम मातनी जी को बना सकते हैं। मोहब्बत गहरी सांस लेकर बोली, ओके डॉक्टर हो आप कल ही सर्जरी कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर केबिन से निकल गई। मोहब्बत जानती थी कि इस सर्जरी के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। विराग में मालिनी की सर्जरी के लिए पैसे देकर उसके ऊपर एक बोझ डाल दिया था और मोहब्बत की सेल्फ रिस्पेक्ट में कह रही थी कि जब तक वो विराग को उसके पैरी नहीं लौटा देती वो उससे छूट नहीं सकती। मोहब्बत में सारी चीजें सोचते हुए मालिनी के वार्ड में गई और उसने देखा कि साजिनी को एक इंजेक्शन लगा रही थी। वहीं हरप्रीत मालिनी के पास ही खड़ी थी। इंजेक्शन भी दे दिया है मैंने, बोलकर नर्स वहां से चली गई। मोहब्बत माहिनी की तरफ बढ़ते हुए उससे बोली, आदत पड़ गई है ना आपकी मम्मा ऐसे बात बात पर इंजेक्शन लेने की, अब तो आपको दर्द भी नहीं होता होगा। बोलते हुए वो स्टूल पर बैठ गई। मालिनी धीरे से बोली, दर्द नहीं होता पर इंजेक्शन की आदत कौन बहाता है बेटा, मुझे जो आदत लगी है वो ये है कि अब मुझे बस लेटे रहने की आदत पड़ गई है, कितने दिनों से मैंने वॉक तक नहीं है। हरप्रीत मालिनी को देखते हुए उससे बोली, और तुम वॉक कर भी नहीं सकती। मालिनी बॉडी बहुत बॉक है तुम्हारी, एक बार सर्जरी हो जाए फिर हम तुम्हें घर लेकर चलेंगे, वहाँ जैसे रहना है तुम रह सकती हो। मालिनी एक नज़र मोहब्बत को देख हरप्रीत से बोली, पर माँ पैसों का अरेंजमेंट हुआ ही नहीं, सर्जरी कैसे होगी। एक मोट छत से बोली, किसने बोला कि पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुई, पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, इवन पैसे जमा भी हो गए हैं और मम्मा कल ही आपकी सर्जरी होगी। ये सुनते ही मालिनी और हरप्रीत दोनों हैरानी से मोहब्बत को देखने लगे, क्योंकि उन दोनों को ही अमाउंट पता था और ये भी पता था कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कहीं से भी ये अमाउंट अरेंज कर पाते। हरप्रीत मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, पैसे कहाँ से आए मोहब्बत, हमारा घर भी गिरवी रखा हुआ है तो फिर इतने पैसे कहाँ से आए, 10 लाख थे। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, नानी पैसे कुछ ऐसे आपकी, मैंने एक वेरिटेबल फंड के लिए अप्लाई किया था, 2 फंड मिल गया मम्मा के ट्रीटमेंट के लिए। एक बार मम्मा का ट्रीटमेंट ही जाए फिर मैं उस चैरिटेबल फंड में मम्मा की रिपोर्ट सबमिट कर दूंगी और उसके बाद मेरे धीरे उन्हें पैसे पे बैक कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मालिनी मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, कौन सा चैरिटेबल फंड मोहब्बत, जगर चैरिटेबल फंड है तो नाम मुझे जरूर पता होगा।
मोहब्बत धीरे से बोली, मम्मा यो एक्चुअली। जब मोहब्बत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा झूठ बोले मालिनी को। प्रश्नवाचक चिन्ह। मालिनी खुद चैरिटेबल फंड्स के लिए काम किया करती थी, वो अलग अलग एनजीओ के लिए काम किया करती थी अपनी बीमारी से पहले, इसीलिए उन्हें गोवा के हर चैरिटेबल फंड एजी के करे में सब पता था और मालिनी के सामने किसी चैरिटेबल फंड को लेकर झूठ बोलना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने। इससे पहले कि मालिनी मोहब्बत से कोई और सवाल पूछ पाती कि तभी अदिति वहां पर आई और अचानक से बोली, आप लोगों की कौन सी बातें चल रही है? मैं फूड्स लेकर आई हूँ, एक्चुअली मैं मालिनी आंटी के लिए स्पेशल फूड कस्ट लेकर आई हूँ, आई जस्ट होप कि आपको पसंद आए। मालिनी अदिति को देखते हुए उससे बोली, फूड कस्टर्ड चेक गार्ड नॉर्मल फूड से अलग होकर कुछ खाने को मिलेगा। हरप्रीत इनसे बोली, पर आज ही मिलेगा, सर्जरी के बाद बहुत सवाल स्थाना पड़ेगा मालिनी, इसलिए आज आखिरी दिन है, खा लो। हरप्रीत की बात सुन मालिनी बस मुस्कुरा कर रह गई। वो तीनों आपस में बिजी हो गई। वहीं मोहब्बत उन तीनों को देख रही थी। उन तीनों को देखते ही देखते मोहब्बत के फेस पर हल्की भी स्माइल आ गई। यही तो चाहती थी वो अपनी फैमिली की खुशी, और अब को मिल रही थी, पर उसकी कीमत में उसे भी कुछ करना पड़ रहा था। उसे अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद मोहब्बत अचानक से बोली, मुझे ना काम पर जाना है, मैं जा रही हूँ। नानी आप मम्मा का ध्यान रखना, अगर मैं ज्यादा बकवास करे जो मुझे कॉल कर देना, क्योंकि इनकी बकवास में ही शांत कर सकती हूँ। बोलकर मोहब्बत ने मालिनी के फोरहेड पर किस किया और फिर वहां से निकल गई। मालिनी कुछ सोचते हुए बोली, कैसा फ्यूचर देना वाहती थी ना मैं इसे माँ, और कैसा फ्यूचर मिला है। मेरी मोहब्बत को सब कुछ ठीक था, अगर मेरी बीमारी बीच में नहीं आती। मेरी मोहब्बत अपनी पढ़ाई कर रही थी, सब ठीक था, लेकिन सब बिगड़ चुका है। बोलते हुए मालिनी की आंखें नम हो चुकी थी। हत्तीत मालिनी के कंधे पर हाथ रखकर उससे बोली, शांत हो जाओ मालिनी, तुम्हें पता है ना मोहब्बत तुमसे कितना प्यार करती है। उसके लिए तुम ही उसकी माँ हो, उसकी बाप हो, उसका पूरा खानदान हो, इसीलिए खुद को इतना डिमोटिवेट नहीं करना है। सर्जरी के बाद ठीक होकर तुम फिर से काम करोगी और हमारी मोहब्बत अपना फ्यूचर बनाएगी, जो वो हमेशा से चाहती थी। मालिनी ने हरारीत को देखा और उससे बोली, माँ मेरी गलती थी ना कि मोहब्बत को कभी बाप का प्यार नहीं मिल पाया। एक गलत इंसान, एक गलत फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी, साथ में मेरी मोहब्बत के सिर से। हरप्रीत बाँच में ही बोली, उसे बाप का प्यार मिला है मालिनी, उसे बाप का प्यार बेशक मिला है। ये सुनते ही मालिनी बिल्कुल ग्रुप हो गई और कुछ सौधने वे अदिति जी उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो मन में ही बोली, बाप का प्यार मिला है, इस बात का क्या मतलब था? बोलते हुए वो भी कुछ सोचने लगी। काहे मोहब्बत सीधे कल के गई जहाँ पर वो काम करती थी। वो दिन में कैफे और रात में क्लब में 25 रूम सर्विस के लिए काम करती थी। कैफे पहुंचकर मोहब्बत ने अपने कपड़े चेंज किए और फिर वो अपने काम पर लग गई। इस वक्त मोहब्बत कियन एरिया में थी और वो कुछ काम कर रही थी। तभी एक लड़की उसके पास आई और उससे बोली, मोहब्बत एक वीआईपी कस्टमर जाया है, उन्हें तुम हैंडल करोगी। मोहब्बत ने उस लड़की को देखा और उससे बोली, ये काम में जरूरी है। निशा मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, बेशक जरूरी है मोहब्बत, तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम बॉस की फेवरेट हो और उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये काम तुम करोगी क्योंकि उन्हें तुम पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। निशा की बात सुन मोहब्बत ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो एक नोटपैड उठकर बाहर बली गई। मोहब्बत टेबल के पास गई और नोटपैड की तरफ देखते हुए बोली, महाट यू वॉन्ट टू हेट सर। अभी उनके कानों में एक आवाज पड़ी, शुगर आई लाई शुगर सो आई गॉट टू हैव सम शुगर। में सुनते ही मोहब्बत ने झट से सिर उठाकर विराग को देखा, जो चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और उसे ही देख रहा था। मोहम्मद विराग को देखते हुए हैरानी से बोली, मिस्टर राहीर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बोलते हुए उसने चारों तरफ देखा और फिर विराग को देखा। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, मिस कश्यप दिस इज रियली रूड, तुम ये भूल गई हो कि कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करते हैं। मोहब्बत झट से बोली, आप यहाँ पर एज कस्टमर नहीं आए हैं, आप यहाँ पर मेरे पीछे पीछे आए हैं, आप प्लीज यहाँ से जाए। बोलते हुए कि विराग को ही देख रही थी। उसकी बात सुन विराग ने गहरी सांस ली और फिर बेहद सर्द आवाज में बोला, क्या चाहती ही सागर में कैफे बंद करवा दूं मैं, या फिर तुम्हारी कजल से इस कैफे में मौजूद हर इंसान को बर्बाद कर? में सुनते ही मोहब्बत की आंखें
बड़ी हो गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विराग को देखने लगी। के एक्सप्रेशन देख विराग तिरछा मुस्कुराया और उससे बोला, शुग मोहब्बत, अगर तुम मुझे ऐसे देखोगी तो प्रॉब्लम तुम्हें होगी। यूनी, जब मुझे कोई बेवजह देखता है ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये सुनते ही मोहब्बत ने कट से अपनी नजरें नीचे कर ली और फिर धीरे से बीती। What do you want to have, sir? विराग कुछ पल रुक कर बोला, ओ कॉफी विद 1 शुगर। मोहब्बत धीरे से बोली, आपकी की थोड़ी देर में आ गई सर। बोलकर श्री तुरंत वहाँ से चली गई। विराग मोहब्बत को पाते देख धीरे से बोला, कहाँ बचकर जाओगी शुगर? आना तो तुम्हें विराग सिंह राठौर के पास ही है। पूरी दुनिया घूम करके तुम्हें मेरी नजरों के सामने ही रहना है तो फिर छुपने का फायदा ही कथा। बोलते हुए उसके फेस पर एक अजीब सी माइल आ गई थी। वही मोहब्बत अंदर गई और खुद से ही बोली, ये इंसान मेरे पीछे पीछे यहाँ पर भी आ गए, इनकी प्रॉब्लम क्या है? डीएनए रिपोर्ट 2 दिन में आएगी ना, तो 2 दिन मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते, मैं क्या करूँ मैं? बोलते हुए उसने ऊपर देखा और फिर गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने लगी। तभी निशा मोहब्बत के पास आई और उससे बोली, तुम क्या हुआ? ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे भूत को देखकर आ रही हो या बड़ी मुश्किल से किसी से छूट कर आई हो। मोहब्बत ने निशा को देखा और उससे बोली, तुम नहीं समझोगी मेरी जिंदगी की प्रॉक्स ओके, एक कॉफी विद 1 शुगर चाहिए। उसकी बात सुन निशा ने डॉक्टर में सिर हिला दिया और फिर वहाँ से चली गई। मोहब्बत ने बाहर जाऊन विराग को देखा जो इस वक्त अपनी चेयर पर बैठा था। जॉर अपने आईपैड पर कुछ कर रहा था। इस वक्त विराग के चेहरे पर कोई भारा नहीं थे। उसे देखते हुए मोहब्बत धीरे से बोली, अगर इतने बिजी थे तो आने की क्या जरूरत थी यहाँ पर? मुझे हुआ है कंट्रोल मोहब्बत, कंट्रोल पोर सेल्फ। बोलते हुए वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। देर बाद मोहब्बत कॉफी का है लेकर विराग के पास गई। उसने ट्रे टेबल पर रखा और उससे बोली, बार घोर कॉफी। बोलकर को जाने के लिए मुड़ गई कि तभी विराम ने उसका हाथ पकड़ लिया। मोहब्बत ने मुड़कर विराग को देखा और उससे बोली, सर ये प्रोफेशनल प्लेस है, बाप यहाँ पर मेरा हाथ। विराग बीच में ही बोला, हट मोर माउथ शुगर डॉट यू पिक, कुछ ज्यादा ही बोलती हो तुम। मोहब्बत धीरे से बोली, ओके तो जब मैं नहीं बोलूंगी। ये सुन विरान ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर उसे खींचकर अपने बगल में चेयर पर बैठा दिया। मोहब्बत हैरानी में विराग को देखने लगी। उसे समझ में नहीं जा रहा था कि वो उसे अपने पास वर्षों बैठा रहा था। निराग अपनी कॉफी का एक सीप लेकर बिना मोहब्बत को देखे उससे बोला, जब तक मैं यहाँ पर हूँ अब तक तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी। मोहब्बत कश्यप इसलिए चुपचाप बैठी रही। मोहब्बत विरान को देखते हुए उससे बोली, पर मैं यहाँ नहीं बैठ सकती मिस्टर, मैं यहाँ पर काम करती हूँ, मुझे बैठने के पैसे नहीं मिलेंगे। विराग बोरियत भरे लहरे में बोला, तुम्हें पैसे लेने की जरूरत भी नहीं है शुगर राठौर, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम्हें मैं जगह छोड़नी है। मैं सुनते ही मोहब्बत हैरानी से विराम को देखने लगी। क्या जवाब होगा मोहब्बत का? हरप्रीत मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, पैसे कहाँ से आए मोहब्बत? हमारा पर भी गिरवी रखा हुआ है तो फिर दुआने पैसे कहाँ से आए? 10 लाख में